गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम लोग क्लास 12 के दो चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो ये दो चैप्टर अभी तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अभी तक जो ये तीनों चैप्टर चल रहे हैं, मतलब दो फिनिश चैप्टर और अभी जो हमारा एक रनिंग चैप्टर होगा, ये सभी के सभी जो है ना, सबका अभी तक लीड रोल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बताया था कि ये जो सारा चीज हो रहा है ना, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी आने वाले कुछ चैप्टर्स में, ठीक है, वो उसमें लीड रोल किसका है? करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इलस्ट्रेट करता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बच्चों, बेसिकली हम लोग इसी के फेनोमेना के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी के बेसिस पर हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था बच्चों आपको कि अगर चार्ज जो है रेस्ट में है ना, चार्ज एट रेस्ट में है, ठीक है, तो हम लोग इसको किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी वर्ड से बना हुआ है। तो जब तक चार्ज स्टेशनरी रहता है, ठीक है, जब तक चार्ज स्टेशनरी रहता है तो चार्ज एट रेस्ट हुआ, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, 2 पढ़ा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट थे, है ना। वहां पर हमारा चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या था? रेस्ट में था। ठीक है, बट अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा, तब हम उसके बिहेवियर को किस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे? ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसमें चार्ज जब मोशन में हो गया, चार्ज इन मोशन, ठीक है बच्चों, तब हम उसको किस में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोगों ने चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज जब मोशन करेगा तो क्या क्या करेगा, उसके फेनोमेना क्या क्या होंगे, है ना, उनके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी, है ना, स्टिल हमारा जो मेजर रोल है, लीड रोल है, वो अभी भी किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है। ठीक है, हम लोग अभी भी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन एस्पेक्ट बदल जाएगा। पहले एस्पेक्ट था वो रेस्ट में रहेगा, अब क्या है कि वो मोशन करेगा। ठीक है, अब मोशन करने का भी, है ना, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। जब तक चार्ज एट रेस्ट रहेगा तो क्या करेगा भाई? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं। चार्ज एट रेस्ट में रहता है तो वो क्या करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन चार्ज जब मोशन में होता है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो क्या करता है? वो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर चार्ज इन वेरिएबल मोशन हुआ, यानी चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, चार्ज इन
एक्सेलरेटेड मोशन रहा तो वो क्या करता है बच्चों, वो करता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी वो क्या करने लगता है, एनर्जी रेडिएट करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है चार्ज एट रेस्ट का। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलो, तो आज मतलब हम लोग जो अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो मेजर फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं। अब भाई आपको बचपन से बताया गया है कि करंट कहां फ्लो करेगा। करंट जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है कि नहीं बच्चों? करंट जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है ना? करंट पास करेगा या नहीं करेगा, है ना? मीन्स करंट के बेसिस पर आपने मटेरियल को क्या किया है, तीन पार्ट में बांटा है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, है ना, करंट को फ्लो करने देता है अपने से होकर के। ठीक है, जबकि इंसुलेटर क्या करता है, करंट को पास होने नहीं देता है। और सेमीकंडक्टर क्या करता है, सिचुएशनल, है ना, सिचुएशनली कभी वो करंट को पास होने देता है, कभी वो करंट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि करंट को फ्लो करने के लिए सबसे बेटर चीज जो है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो एक कंडक्टर की बात करते हैं। एक कंडक्टर है, मान लो। कंडक्टर का शेप जनरली कैसा होता है बच्चों, सिलिंड्रिकल होता है ना? आप एक वायर को उठा के देखो, वायर का शेप कैसा होता है ना? वो सिलिंड्रिकल होता है। अंडरस्टूड? अब देखो बच्चों कि एक कंडक्टर जो कि करंट को फ्लो कराता है ना, करंट को पास होने देता है, उसमें ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी खास बात है जिससे कि वो करंट को पास होने देता है? तो वो खास बात है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड? अब मैं थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसको जो न्यूक्लियस होता है, मींस एटम होता है। ठीक है, एटम को आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये पहला ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, फोर्थ ऑर्बिट होगा, इस तरीके से कई सारे ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस और ये मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यूं चक्कर लगाता है। तो आपको पता है बच्चों कि चक्कर लगाने के लिए, यानी घूमने के लिए, यानी रोटेशनल मोशन के लिए इसके बीच में क्या लगना चाहिए, इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, के, है ना, यहाँ का ये वाला चार्ज मान लो Q1 और इसका चार्ज मान लो Q2, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, है ना? तो बच्चों आप देखो, जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होगा, है ना, इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसका R सबसे कम होगा बच्चों, और जिसका R सबसे कम होगा उस पर फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। ध्यान से समझिए बच्चों, है ना, चूंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से पूरी तरीके से
बाउंडेड होते हैं, ठीक है, बाउंडेड होते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे बाहर के ऑर्बिट में जाऊंगा बच्चों, तो आर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे मैं बाहर वाले ऑर्बिट में पहुंचूंगा तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब मैं सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले जाऊंगा, है ना, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले जाऊंगा, तो उस समय आर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। हरी बात समझ में? तो ये हमें समझ में आया कि जो बाहर के ऑर्बिट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, कम फोर्स लगा पाता है। आ रही बात समझ में? जो बाहर के ऑर्बिट के यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, कम फोर्स लगा पाता है, तो ये इसके साथ उतना फोर्स के साथ बाउंडेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? उतना ज्यादा फोर्स के साथ बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये लूजली बाउंडेड है, न्यूक्लियस के साथ ये लूजली बाउंडेड है। आ रही बात समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अब चूंकि ये लूजली बाउंडेड है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को क्या फील करता है, फ्री फील करता है, ठीक है, फ्री फील करता है। अब जब ये फ्री फील करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं, है ना, अभी आप 9th 10th या 11th 12th में हैं, तो जनरली आप क्या होते हैं, घरों में रहते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स आप समझ लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो चूंकि आप अपने न्यूक्लियस के पास हो, ठीक है, तो आपके ऊपर उनका बाउंडेशन है, पेरेंट्स का बाउंडेशन है। आपको जो है बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर टाइम पर स्कूल जाना है, रेगुलर टाइम पर आपको चीजें करनी है, समय पर आपको घर वापस आना है, तो आपके ऊपर बाउंडेशन है, ठीक है। बट मान लो आपने 12th पास कर लिया, 12th पास करने के बाद जब आप क्या बोलते हैं, कॉलेज वगैरह चले जाओगे, बाहर रहने लगोगे, बाहर रह के पढ़ने लगोगे, ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियस से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। जब आप अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाओगे तो आपका न्यूक्लियस यानी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। आप थोड़े फ्री फील करोगे, आपको थोड़ा फ्रीडम होगा। आप चाहो तो 9 बजे रात तक बाहर रह सकते हो, आप जब चाहो मूवी देखने जा सकते हो, आप ऐसी वैसी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। तो पेरेंट्स आपके उतना आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो आप थोड़ा क्या फील करते हैं, फ्री फील करते हैं। जब हम थोड़ा फ्री फील करते हैं तो हम ऐसी चीजें रैंडम चीजें करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अपने मन के अनुसार ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो गए, थोड़े फ्री हो गए। जब आप थोड़े फ्री हो जाते हैं तो आप रैंडमली इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, रैंडमली इधर उधर घूमते हैं। लेकिन फिर भी आप इतने फ्री नहीं हुए हैं कि आप अपने न्यूक्लियस को पूरी तरीके से छोड़ दें। क्या मतलब हुआ? क्यों? क्योंकि आप अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पैसे तो चाहिए, ठीक है, तो आप अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते। सिमिलरली यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इतना दूर है कि इसका फोर्स इसके ऊपर उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है, लूजली बाउंडेड है। लेकिन और इस लूजली बाउंडेड होने के कारण, कम फोर्स लगने के कारण, कम कंट्रोल होने के कारण ये क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, रैंडमली मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना फ्री नहीं है कि इसके सरफेस को छोड़कर चला जाए, ठीक है, इस मेटल सरफेस को छोड़ करके चला जाए, इतना फ्री नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो मेटल का सरफेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर, है ना, अपर सरफेस पे आकर के रैंडमली मूव करता है। बट वो छोड़ के जाता नहीं। ऐसा नहीं कि मेटल से निकल गया, बाहर को चला गया, एयर में चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो सरफेस पर ही इधर उधर मूव करता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बात समझ में आई? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि लूजली बाउंडेड
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझना बच्चों, है ना। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा है ना कंडक्टर में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्टर में पाए जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको आप दूसरे शब्दों में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से करंट का कंडक्शन होता है, आगे चल करके क्लियर होगा। हम लोग इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बच्चों आगे आने वाले चैप्टर में इनका और भी यूज है, जैसे हम लोग जब क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, वहां पर फिर से इनका यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, कंडक्टर में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड। अब किसी कंडक्टर में है ना, या किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए एक क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इस चीज को भी ध्यान रखें, ये भी काफी यूज होता है, यहां पर भी यूज होगा बच्चों, और फिर हमारा सेमीकंडक्टर में भी यूज होगा, नंबर डेंसिटी। ठीक है, नंबर डेंसिटी। ये नंबर डेंसिटी क्या होता है, अब हमने कोई मटेरियल लिया, ठीक है, हमने कोई मटेरियल, अलग अलग मटेरियल में कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो डिफर करेगा, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमने कोई एक मटेरियल लिया और उसका एक वॉल्यूम पकड़ लिया। ठीक है, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देख लिया। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाता है उसका नंबर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज नोन एज नंबर डेंसिटी। अंडरस्टूड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज नंबर डेंसिटी। आप नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से शो कर सकते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या हो गया, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा बच्चों, नंबर का क्या यूनिट होगा, कुछ भी नहीं, अपॉन मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशनल सॉरी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई यूनिट हो जाएगा आपका मीटर -3। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका L-3। ठीक है, L-3। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर ले। नंबर डेंसिटी, अंडरस्टूड। तो ये जो नंबर डेंसिटी होता है बच्चों, वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है ना, यानी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। नंबर डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, कंडक्टर में। कंडक्टर में इसका रेंज होता है बच्चों, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ नंबर डेंसिटी इन कंडक्टर्स इज 10⁻28।
ठीक है, 10⁻28 के ऑर्डर का आपका नंबर डेंसिटी पाया जाता है किसमें, कंडक्टर में। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम मिलियंस ऑफ मिलियंस, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग मतलब नंबर डेंसिटी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है, 10⁻28 का है, तो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, मूव कर सकता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो तो आपके ऊपर जो कुछ भी है वो सारा चीज जाएगा आपके साथ, है ना। मेरा जो पूरा वेट है ना, मेरा जो पूरा मास है वो जाएगा मेरे साथ। मैं अगर एक कमरे से दूसरे कमरे पे जाऊंगा तो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करूंगा तो मेरी सारी चीजें चलेगी ना भाई मेरे साथ। मेरे ऊपर जो जो भी चीज होगी, मेरे हेड है, मेरे हैंड्स है, मेरे लेग्स है, सब चीज चलेगी ना मेरे साथ। क्लियर है, ठीक। तो वैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाता है, ध्यान से समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाता है तो वो अपने साथ सारी प्रॉपर्टीज लेके जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हैं, मास है और उसका चार्ज है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज है, कितना चार्ज है भाई, ई, एलिमेंट्री चार्ज, तो वो ई चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा। क्लियर है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा तो अपने ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा। क्लियर है। तो इसने क्या किया, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी किया, इसलिए हम लोग इसको चार्ज कैरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या काम कर रहा है, चार्ज को कैरी करने का काम कर रहा है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे चार्ज कैरियर भी कहेंगे। तो इस कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि कंडक्टर के केस में चार्ज को कैरी करने का काम, चार्ज के कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता है। एक बात, दूसरी बात कि कंडक्टर में बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर्स हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में चार्ज को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकता है। क्लियर है। अब देखो हम धीरे धीरे करंट के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले जो जो बेसिक चीजें चाहिए वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब मैंने एक कंडक्टर ले लिया बच्चों, आप समझ चुके हैं कि कंडक्टर क्या चीज है। कंडक्टर वो चीज है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बड़ी, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, है ना, इनको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो चलो हमने एक कंडक्टर ले लिया बच्चों, ठीक है, ये हमने कंडक्टर ले लिया। अब इसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये जो कंडक्टर है वो आइसोलेटेड कंडक्टर है। देखो मैंने क्या लिया है, आइसोलेटेड कंडक्टर। क्या मतलब हुआ आइसोलेटेड कंडक्टर का, आइसोलेटेड कंडक्टर का क्या मतलब हुआ कि हमने अभी इस कंडक्टर को किसी सप्लाई से नहीं जोड़ा है, मैंने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, मैंने इसको करंट मींस पावर सप्लाई से नहीं जोड़ा है। क्लियर है। आइसोलेटेड कंडक्टर मींस नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। ठीक है बच्चों, बैटरी से नहीं जोड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि बैटरी नहीं जोड़ा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसके क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी फील्ड यहां पर क्या है, जीरो, एक्सटर्नली कोई फील्ड नहीं है। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझिए। आइसोलेटेड कंडक्टर कहता हूं मैं तो इसका मतलब है कि कोई भी फील्ड नहीं है वहां पे। ठीक है, बाहर में फील्ड नहीं है। अंडरस्टूड।
कोई भी फील्ड नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बात होगी आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब। अब हमको इसमें पता है कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पर बैठे रहते हैं या फिर ये चलते फिरते रहते हैं? अगर चलते फिरते रहते हैं तो क्यों चलते फिरते रहते हैं, है ना? ये सारे सवाल उठते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ना, ये सारे क्या है, सरफेस पर है, अंदर में नहीं रहेंगे, वो पूरे सरफेस पर रहेंगे। ठीक है, अगर ये पेन है तो मीन्स अगर ये कंडक्टर का बना होता है ना, ये मेटल का बना होता, तो इसका जो मेटल का सरफेस है वहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक है, दूसरी चीज ये रैंडम मोशन करते हैं। क्यों करते हैं रैंडम मोशन? क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टर मान लो रूम टेम्परेचर पर भी है, तो रूम का टेम्परेचर है ना भाई 0 केल्विन से ऊपर होगा, है ना, 0 केल्विन से ऊपर होगा टेम्परेचर, तो वहां पर थर्मल एनर्जी होगा, वहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो भी ये है। अंडरस्टूड? तो इसके पास जो है क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है, थर्मल एनर्जी आप जिसको इंटरनल एनर्जी भी कहते हो, इंटरनल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा है, एक होता है इंटरनल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है ना, आपने पढ़ा था, टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कराता है, मोशन देता है भाई, तो इसके पास मोशन है यानी स्पीड है इसके पास। ठीक है, तो इसके पास थर्मल एनर्जी के कारण थर्मल स्पीड होता है ना, और वो होता है बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकेंड का रेंज का। ठीक है, थर्मल स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? 10⁵ मीटर पर सेकेंड का इसके पास थर्मल स्पीड होता है, इवन एट रूम टेम्परेचर पर भी इसके पास इतना स्पीड होता है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, स्पीड के कारण भागेगा, है ना, इधर उधर। लेकिन ये किधर भागेगा, रैंडमली क्या मतलब होता है, किसी भी डायरेक्शन में, जिसका जिधर मन करे उधर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर उधर भागते रहते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जब भागते रहते हैं, तो अगर आप किसी एक, ठीक है, आप किसी एक क्रॉस सेक्शन को पकड़ के देखें, क्रॉस सेक्शन आप समझते हो, दिस इज क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखोगे तो वहां पर क्या दिखेगा आपको कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम जब मैं कहता हूं तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, इस तरीके से किसी का भी कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो जब आप एक क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो कुछ मींस ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रॉन्स नेट रूप से इस तरफ जाते दिखेंगे, तो आधे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते दिखेंगे। एग्जैक्टली ये ऐसा और ऐसा नहीं चलेगा, वो रैंडम मींस ये चलेगा क्या, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। लेकिन जब उसका आप नेट निकालोगे, है ना, नेट निकालोगे तो आधे इस तरफ और आधे इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, तो आप देखोगे बच्चों कि नेट रूप से, है ना, नेट रूप से इनका जो मूवमेंट है वो क्या रहता है, 0 रहता है। नेट रूप से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। आ रही बात समझ में? नेट रूप से इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस कंडीशन में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, नेट रूप से चार्ज फ्लो हुआ, बट नेट रूप से चार्ज फ्लो नहीं हुआ, मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर नेट डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर कहते कि हाँ वाकई चार्ज फ्लो हुआ है।
क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आधे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, नेट रूप से क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेट रूप से क्या हो गया, जीरो हो गया। अंडरस्टूड। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली क्या होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली इधर उधर भागते हैं, लेकिन नेट उसका क्या होता है, जीरो होता है। नेट रूप से कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं हुआ, चार्ज का फ्लो नहीं हुआ। तो हम इस कंडीशन में नहीं कह सकते कि करंट फ्लो हुआ, जो कि एक फैक्ट है ना। अगर सिर्फ एक वायर रखा रहेगा तो करंट कैसे फ्लो कर सकता है, नहीं करता ना। जब तक आप इसको बैटरी से नहीं जोड़ोगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। अंडरस्टूड, क्लियर है बात, ठीक। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं इसको एक फील्ड से जोड़ दूं, ठीक है, इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बैटरी क्यों लगाते हैं भाई, बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि वो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, क्लियर है ना। तो इसलिए हम लोग बैटरी को तो लगाना पड़ेगा, पावर सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको, ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लो इस तरीके से हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, क्लियर है बच्चों। तो दिख रहा है कि ये वाला जो हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला एंड क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जिसके ऊपर पहले चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था बच्चों, तो फोर्स क्या था, जीरो था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था बाहर से, है ना, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो एक्सटर्नली फोर्स कोई नहीं लग रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या थे, फ्री थे रैंडमली मूव करने के लिए। बट नाउ व्हाट, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपने पढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना, Q इंटू E का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये फोर्स आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस तरफ। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है एक। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। आई बात समझ में। अब इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेट रूप से थोड़ा डिस्प्लेस होने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेट रूप से डिस्प्लेस होने लगते हैं, तो चार्ज का जो है अब फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, चार्ज इस तरफ फ्लो होने लगा। क्लियर है बच्चों, चार्ज अब इस तरफ फ्लो होने लगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ भागने लगते हैं। क्लियर है, अभी ये भागेंगे कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे अभी और ज्यादा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में। अभी समझिए कि अब ये चार्ज क्या हुआ, नेट रूप से फ्लो करने लगा, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक नेट रूप से चलने लगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। करंट का फ्लो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मैं अभी आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जब चार्ज फ्लो करने लगता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगता है, तो जनरेट होता है क्या, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सो ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या जरूरी है, चार्ज का फ्लो करना। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज।
नेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चार्ज का फ्लो करना जरूरी है, या फिर आप कह सकते हैं कि रीजन कॉज फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो ही कारण है इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड। अब देखो, तो अगर ये कंडक्टर है ना, इसमें से मान लो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कितने देर में ये चार्ज यहां से यहां फ्लो करता है। सपोज है ना, डेल क्यू चार्ज या ओनली क्यू चार्ज रखो, है ना, क्यू चार्ज टी टाइम में यहां से फ्लो कर जाता है। ठीक है, क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो कर जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से इस कंडक्टर से होकर के चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है, क्लियर, चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हमने आपको सिखाया है कि कभी भी रेट वर्ड आ जाए ना, रेट निकालने से के लिए बोले तो आप सीधा क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, है ना, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। तो जब मैं कहता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस क्वांटिटी को ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, या फिर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और क्या इसको बोल सकते हो, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, है ना, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। इसको भी आप डेफिनेशन के तौर पे यूज कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चों? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग इसको, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, हम लोग इसको काहे से डिनोट करते हैं बच्चों, आई से डिनोट करते हैं। तो है ना, इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो गया बच्चों। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी हो गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, ये देखो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये चार्ज का क्या होता है बच्चों, कूलाम, चार्ज का कूलाम, टाइम का सेकंड। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड, तो एसआई यूनिट हो गया कूलाम पर सेकंड, और इसका हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक है, एसआई यूनिट कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। क्लियर है बच्चों, एसआई यूनिट इज कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। अंडरस्टूड, इसको आप लिख लें। आपको जैसा कि पता है कि एसआई सिस्टम में इसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है ना, तो इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अंडरस्टूड, और क्लियर है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या बच्चों, ए यूज कर सकते हो या आई यूज कर सकते हो। ठीक है, ए या आई दोनों यूज कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, ये स्केलर है या वेक्टर है। उसके पहले मैं ये बात करता हूं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करंट का डायरेक्शन होता है? ठीक है, क्या करंट का डायरेक्शन होता है, इस बात पे चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, अभी जो मैंने थोड़े देर पहले डिस्कस किया कि कंडक्टर में, है ना, क्या होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कारण का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करता है? ऐसा नहीं है। कंडक्टर के केस में करंट के फ्लो करने का कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो करंट इज जस्ट सिंपल, है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। करंट जो बनता है वो चार्ज के फ्लो के कारण बनता है। अब वो चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है ना, आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चार्ज होना चाहिए बस, ठीक है। बट कंडक्टर के केस में वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में वो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इस तरीके से। क्लियर है? तो कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो या और भी कोई अदर पार्टिकल जिसपे चार्ज होते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, चार्ज वाली चीजें जब फ्लो करती है, जब चलती है, तो करंट होता है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो उसके वजह से करंट कैसे बहेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके वजह से कैसे करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो पहली बात है कि अगर आपका चार्ज जो है नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, सब जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके कारण करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बह रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। दैट मीन्स कि करंट फ्लोज opposite to the direction of negative charge। ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट में, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखें। सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, वो इस तरफ जा रहा है तो करंट भी सेम डायरेक्शन में बहता है। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर ये सपोज प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में बहेगा। दैट मीन्स कि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ flow of positive charge। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं इस तरफ चल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं अगर नेगेटिव चार्ज हूं, इलेक्ट्रॉन हूं, मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से चल रहा है ना, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और बैटरी के केस में, इन केस ऑफ बैटरी है ना, ये मान लो बैटरी है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे। तो आपको अभी सिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में, तो अपोजिट में यानी दिस,
इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल को जाता है, और करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल को जाता है। क्लियर है? तो किसी भी सर्किट में है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इन केस ऑफ बैटरी, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये तीन जो है इसके डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब इस तीन तरीके से आप इसके करंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, और बैटरी के केस में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये हो गए भाई डायरेक्शन। तो हमें समझ में आ गया कि हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है करंट का, तो आई बराबर क्या कर लूंगा बच्चों, Q अपॉन टी कर लूंगा, है ना। आई बराबर क्या कर लूंगा, Q अपॉन टी कर लूंगा। मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और इन तीन तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, उसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकता हूं, है ना। इन तीन तरीकों से क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन डिसाइड कर सकता हूं। तो भाई एक हम कॉमनली अगर हम सोचें तो हमने पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद करो वेक्टर के लिए हमने एक और पैरामीटर तय किया था, एक और पैरामीटर सेट किया था कि तब हम जाकर के उसको वेक्टर कहेंगे। वो है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ में उसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्या वो लॉ ऑफ वेक्टर, ये जो करंट है, क्या ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां से इस तरीके से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, इधर को सपोज या मान लो इस तरीके से बोलता हूं कि इधर से मान लो 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से मान लो 10 एम्पियर करंट आ रहा है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि, क्योंकि वेक्टर सॉल्व करोगे तो फिर क्या देखना पड़ता है, एंगल देखना पड़ता है, एंगल वगैरह यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सिंपल 5 आया 10 आया तो इधर कितना जाएगा भाई, 15 एम्पियर जाएगा। तो आपने क्या किया, सिंपल एडिशन किया, 5 + 10 = 15। ठीक है, सिंपल एडिशन किया, वेक्टर एडिशन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है भाई, तो स्केलर में ही इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, स्केलर में ही काउंट करेंगे। अंडरस्टूड? तो करंट जो है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट वो है, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Current has both magnitude and direction, but still it is not vector because it does not follow law of vector addition। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये बोर्ड में भी काफी बार आता है कि व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसलिए इसको आप वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रख सकते, आप इसको स्केलर में रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वापस आते हैं करंट पर, टाइप ऑफ करंट को देखते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट दो तरीके से हम ले सकते हैं बच्चों। एक को कह सकते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट, और दूसरे को कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, इसके पहले हम एक और कैटेगराइजेशन, किसी भी चीज को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक और कैटेगराइजेशन है करंट का, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, इसको डीसी करंट बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसको एसी करंट बोलते हैं। तो एक ये कैटेगराइजेशन होता है। डीसी करंट क्या होता है बच्चों? डीसी करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट वेरी विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है? टाइम के साथ वेरी करता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम। ये इसमें टाइम के साथ वेरी करता है, तब हम इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो मैं यहां पर अभी बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में हम लोग फिर से आगे चल करके और चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी यहां पर इतना ही। ठीक है, कि डीसी करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है? फिक्स रहता है, और एसी करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, तो डीसी करंट और एसी करंट। बच्चों अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें है ना, मैं जो भी सोर्स लूंगा, मैं जो भी करंट लूंगा, मैं जो भी वोल्टेज लूंगा, वो सबके सब क्या होंगे? डीसी। अभी डीसी पढ़ रहे हैं, याद रखें ये चीज। ठीक है, डीसी करंट यूज कर रहे हैं। बैटरी, डीसी करंट का सोर्स क्या होता है बच्चों? बैटरी, है ना। सोर्स कौन होता है? सोर्स सेल और बैटरी। ठीक है बच्चों, सेल या बैटरी ही इसका सोर्स है। अंडरस्टूड? चलो, इसके दूसरे कैटेगराइज करने का दूसरा जो तरीका होता है बच्चों, वो है एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, एवरेज करंट, मान लो ये हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन पकड़ लिया, इसमें एक सर्टेन टाइम इंटरवल में डेल क्यू चार्ज फ्लो किया। कितने टाइम इंटरवल में? डेल टी टाइम में। तो आपका जो एवरेज करंट होगा, है ना, वो क्या होगा बच्चों? डेल क्यू बाय डेल टी। ठीक है, दिस इज एवरेज करंट। क्लियर है? तो अच्छे से समझ में आ रहा है? एवरेज करंट मीन्स क्या हुआ? टोटल चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज करंट मिल जाएगा। अच्छे से समझा आपने? ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट में क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट में कि अगर आपको पता ही, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? टाइम सर्टेन हो जाता है, इंटरवल गायब हो जाता है। इंटरवल की जगह पर हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर टाइम यूज करते हैं, है ना। टाइम इंटरवल मतलब जैसे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, 10:05 तक, तो 5 मिनट का टाइम इंटरवल हुआ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एट 10 o'clock, तो ये एक डेफिनेट टाइम हो गया, यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, उसमें जो आप करंट निकालोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए आपको इंटरवल को गायब करना पड़ता है बच्चों। तो आई इंस्टेंटेनियस को आप स्मॉल आई से शो कर सकते हो, तो डेल टी को गायब करना पड़ेगा। तो आप लिमिट डेल टी टेंड्स टू क्या कर लो? 0, है ना, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट आप कैसे निकाल सकते हो? आई बराबर डी क्यू बाय डी टी करके। क्लियर? तो एवरेज करंट निकालना हो डेल क्यू बाय डेल टी करने का, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का, तो क्यू को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देने का आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। क्लियर? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है बच्चों, एवरेज करंट डेल क्यू बाय डेल टी, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाय डी टी। अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके ऊपर।
और एक छोटी सी बात देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि करंट का एसआई यूनिट क्या है, 1 एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर। तो एम्पियर को और दूसरे मीन्स 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करने बोला जाए तो, है ना, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ठीक है, 1 एम्पियर करंट को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो चूंकि I बराबर क्या है बच्चों, Q/T है ना, क्योंकि I बराबर क्या है, Q/T। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो कराएं तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो दैट मीन्स कि इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, देन इट इज नोन एज 1 एम्पियर करंट, ठीक है। इफ 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then current flow is 1 ampere, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पर सेकेंड फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि आपने देखा है ना कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज। और आपको जैसा कि पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया ही है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना 1 कूलम में, याद है, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना है 1 सेकेंड में, तब 1 एम्पियर होगा। तो 1 कूलम में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को पास कराने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि फॉर 1 एम्पियर करंट फ्लो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो पर सेकेंड, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। सपोज सबसे सिंपल एग्जांपल, इफ 100 कूलम चार्ज is flowing through a conductor in 500 seconds. Find current flow. ठीक है, ये सबसे सिंपल हो गया भाई। तो क्या जानते हैं बच्चों, I बराबर Q बाई टी। Q कितना हो गया बच्चों 100 और T कितना हो गया 500, तो क्या हो गया 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका, अंडरस्टूड। चलो दूसरा लेते हैं। इफ 10 एम्पियर current is flowing through a conductor, then find amount of charge flown in 5 seconds। 5 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो करेंगे, अगर ये निकालना हो तो सॉल्यूशन, चूंकि बच्चों I बराबर Q बाई टी, इस बार हमें क्या चाहिए
Q चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। I कितना है आपके पास बच्चों 10 और T कितना है 5, तो क्या हो गया बच्चों 50 कूलम। तो Q इक्वल्स टू 50 कूलम। ठीक है, चार्ज निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि इफ चार्ज flowing through a conductor is given as Q बराबर 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 20। ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन एज Q बराबर 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 20 कूलम, देन find current at t equals to 1 second। ठीक है, find t equals to 1 second। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, चूंकि हमने अभी भी पढ़ा I बराबर एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है बच्चों, तो यानी आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है dq बाई dt, यानी चार्ज को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। सो जस्ट डिफरेंशिएट इट। कितना हो गया बच्चों 5 दूनी 10 t प्लस 10। ठीक है, तो I बराबर आ गया बच्चों 10t प्लस 10, है ना। कब चाहिए आपको 1 सेकेंड पे चाहिए, तो I1 क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 10 दैट इज 20 एम्पियर। ठीक है, ये आपको करंट निकल आया। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब देखो दूसरा इस पे क्या कर सकते हैं। और कैसे एग्जाम्पल्स इस पे हो सकते हैं। इफ चार्ज फ्लो इज गिवन एज Q बराबर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, then find average current between t equals to 1 second to t equals to 4 second या 5 second। ठीक है, between t equals to 1 second to t equals to 5 second। ठीक है, ऐसा पूछते, एवरेज करंट निकालने बोल दिया जाए, फिर क्या करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था एवरेज करंट का, I एवरेज इक्वल्स टू क्या, डेल Q बाय डेल T। डेल Q मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, फाइनल चेंजिंग चार्ज है, तो डेल Q क्या हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाय उसी तरीके से T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। तो Q फाइनल मतलब Q एट 5 सेकेंड माइनस Q इनिशियल यानी Q एट 1 सेकेंड अपॉन 5 माइनस 1। क्लियर है? तो कितना हो गया बच्चों, तो Q एट 5 माइनस Q एट 1 बाय 4। ऐसे करेंगे तो मेरा क्या आएगा, I एवरेज आएगा। तो Q एट 5 और Q एट 1 निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास Q दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। तो Q एट 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया, 25 25 गुना 50 प्लस 5 5 10 60, है ना, तो ये हो गया 60। ठीक है, सिमिलरली Q एट 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 8, है ना, कितना हो गया 8 हो गया। बस इस चीज को पुट कर दो यहां पर, तो Q एट 5 इज 60 एंड Q एट 1 इज 8 और यहां पर आया 4, तो 60 माइनस 8 क्या हो गया बच्चों, 52 बाय 4। ठीक है,
तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 4 13 हो गया, क्या 13, तो आंसर इज 13 एम्पियर। ठीक है, 13 एम्पियर। तो आई एवरेज कितना है, 13 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको एवरेज करंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और एक वेराइटी आ सकता है इसमें, और एक वेराइटी देखिए, सी ऐसा बोलेगा कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is given as I equals to 4t plus 5, ठीक है, I equals to 4t plus 5, then find amount of charge flown in between t equal to 0 to t equal to 2, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो कैसे करोगे बच्चों, क्योंकि I बराबर क्या होता है, dq by dt है ना बच्चों, तो therefore dq बराबर क्या हो जाएगा, I dt। तो ये देखो स्मॉल चार्ज निकल गया, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बस इंटीग्रेट कर लो, है ना बच्चों। तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या दे देगा बच्चों, चार्ज दे देगा, और I dt, तो इंटीग्रेशन I देखो कितना है, 4t प्लस 5 dt, कहां से कहां तक करोगे बच्चों, 0 से 2 तक, तो ये क्या हो गया, 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, है ना, 0 से 2, तो हो गया बच्चों 2t स्क्वायर प्लस 5t, रख दो लिमिट, है ना, तो 2 इंटू 2 टू 4 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, 18 एम्पियर, सॉरी 18 कूलम, 18 कूलम, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, सही करा मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह के कुछ वेराइटीज आपको इसके ऊपर आ सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाइए, कुछ दिक्कत होता है तो आप बेशक डाउट पूछिए, ठीक है। तो आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।